हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आर के स्वामी का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है, मतलब ये आईपीओ जिन लोगों को अलॉट हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया तो के फिनटेक पर चेक कर लीजिए। तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले आर के स्वामी का जो आईपीओ है इसकी लिस्टिंग डेट कब है, तो इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 12 मार्च को। 12 मार्च को सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो 10 बजे के आसपास ये लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले प्री मार्केट के ऑर्डर लगेंगे 9:15, मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में। जो भी कोई खरीदना चाहता है या सेल करना चाहता है पहले, तो वो 9:15 से 9:45 के बीच में कर सकता है। आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर कैसे ऑर्डर लगाते हैं, तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। 11 मार्च को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे, सोमवार को, और मंगलवार को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है 288 रुपए के अंदर, 288 रुपीज के अंदर ये शेयर हमें अलॉट हुआ है। आप सभी लोगों को पता है। जीएमपी क्या चल रही है, जीएमपी अभी 0 चल रही है, नेगेटिव है, मतलब अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं बता रही है। वैसे जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, देखिए इससे कोई चीजें फिक्स नहीं होती है कि भाई वही का वही होगा जो जीएमपी चल रही है। जीएमपी 0 भी चल रही है तो बढ़िया भी लिस्टिंग हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, मतलब ये जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, एक मतलब यूं मान के चलिए सिर्फ एक अंदाजा लेके चल रहे हैं। अभी जीएमपी 0 है तो इस हिसाब से जो लिस्टिंग है मतलब फ्लैट होनी चाहिए 288 रुपए के आसपास, या उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। अब ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद नहीं है। और शुरुआत के अंदर भी जब ये आईपीओ ओपन था तो शुरुआत के अंदर भी भाई इसकी जीएमपी जो है डाउन होती जा रही थी, तो मेरा भी कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं, मैंने भी पर्सनली अप्लाई नहीं किया था। और हाँ, अगर आपको पता था कि भाई इसकी जीएमपी डाउन है फिर भी आपने रिस्क ली है तो वो अलग बात है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। और हाँ, आपको पता था कि भाई जीएमपी डाउन है पर आपको इसके सेक्टर पर भरोसा था, भाई आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। अब देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया है, भाई उनको तो ज्यादा दिन उसको होल्ड नहीं करना है। तो लिस्टिंग गेन्स मिल जाए तो बढ़िया है, 5% 10% जितना भी मिल जाए बढ़िया है, नहीं मिले तो लेकर आप पैसा जो है अपना लेकर एग्जिट भी हो सकते हो, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये ही कीजिए, जो आपकी मर्जी है वो कीजिए, पर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया वो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना बढ़िया बात होती है, ठीक है। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे? जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए हम क्या है कि इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, जिससे क्या है कि आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके पॉजिटिव्स में अगर देखें तो इसका सेक्टर ठीक है, सेक्टर बढ़िया सेक्टर कह सकते हैं, मीडिया एडवर्टाइजिंग का सेक्टर है, जिसके अंदर ही कोई भी ब्रांड होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है बड़ी बड़ी जो भी है, तो उनकी मार्केटिंग करती है, एड वगैरह बना के देती है अलग अलग जगह से। भाई अपने डिजिटल मार्केटिंग कहें या टीवी में ऐड देनी हो या अखबार में ऐड देनी हो, जहां पर भी ऐड देनी वो बना के देती है, उसको पूरा मतलब कंप्लीट करके देती है। उसके अलावा डेटा एनालिसिस करके देती है, कोई भी कंपनी को किसी भी चीज का डेटा चाहिए होता है, या कोई नई कंपनी खोलनी है उसका डेटा चाहिए, भाई किस जगह रेस्टोरेंट लगाएं, कहाँ इस जगह किस चीज की डिमांड है, मतलब ऐसे काफी सारे डेटाज होते हैं, तो वो डेटा एनालिसिस का भी काम है इसका, मतलब उसके रिलेटेड काम है, काम बढ़िया है, सदाबहार काम है और डिमांडिंग भी है, मतलब फ्यूचर में इन चीजों की डिमांड रहेगी। और इस सेक्टर के अंदर जो ये मार्केटिंग वाला सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर 1973 से मतलब लगभग 50 साल हो गए हैं इस कंपनी को, 5 डेकेड्स 5 दशक बीत चुके हैं, तो मतलब अच्छी एक्सपर्टीज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। फिर उसके अलावा रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इनिशियल से ही देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, हालांकि डेट ज्यादा है पर वो बाद में नेगेटिव्स के अंदर देखेंगे, पर अभी देखा जाए पॉजिटिव्स में रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। इसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, मतलब जो मार्जिन होते हैं वो 10% से ऊपर के, ये अच्छी बात है। फिर उसके अलावा सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगी इस कंपनी के अंदर, इस आईपीओ के अंदर, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। एंकर लिस्ट के अंदर बढ़िया FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बढ़िया नाम शामिल है, जिसके अंदर गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, कॉप्टॉल मॉरिशस, सोशिएट जनरल, ऐसे कई बड़े FII शामिल है। और हाँ, इंडियन म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो टॉप म्यूचुअल फंड जो आते हैं, SBI म्यूचुअल फंड है, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये थोड़े टॉप म्यूचुअल फंड आते हैं, वो भी अगर इसके अंदर शामिल हो जाते तो मुझे लगता है ये एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार होती।
अभी भी इस एंकल लिस्ट को 10 में से 7 रेटिंग दे सकते हैं पर्सनली, जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे इसके अंदर सबसे बढ़िया बात यही लगी इसकी एंकल लिस्ट। बाकी वैल्यूएशंस देखें, अपने जो भी कंपिटिटर्स हैं उनसे वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है। जो इसके कंपिटिटर्स हैं उनकी जो वैल्यूएशंस है उनका पी है करीब 60 से 70 के बीच में निकल कर आता है, और इसका पी जो निकल कर आता है 44-45 के आसपास का। तो वैल्यूएशंस वाइज ठीक है, ज़्यादा महंगी इन्होंने नहीं दी है। हाँ, इससे और सस्ती करते तो और बढ़िया होता, पर महंगा भी इन्होंने नहीं दिया है। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव्स भी बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 से ज़्यादा है, और कोई भी अच्छी कंपनी होती है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम या 0.50 से भी कम हो तो बढ़िया है, ना हो तो उससे भी बढ़िया है, पर 1 से कम हो तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है। पर इसका 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि इतने साल पुरानी कंपनी है। तो डेट देखिए, डेट हमेशा कम होना चाहिए, ये चीज़ एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हमेशा हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे ऊपर उधारी नहीं होनी चाहिए, और प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ये अच्छी कंपनी की निशानी होती है। फिर उसके अलावा आरओई आरओसी वो कम है, मतलब आरओई तो ठीक है 16% के आसपास, पर आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है। तो मिनिमम ये सारी जो फैक्टर्स है ये 15% से ऊपर होने चाहिए, तो ये कम है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा एक नेगेटिव है कि इस सेक्टर के अंदर थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है, और अभी काफ़ी सारी कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। तो देखा जाए तो नेगेटिव्स इतने ज़्यादा नहीं है जो पॉजिटिव्स पर हावी हो रहे हैं। हाँ, डेट अगर ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे पे करती है तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। तो ओवरऑल इस कंपनी को ठीक ठाक कह सकते हैं, नॉट बैड कंपनी कह सकते हैं। मैं पर्सनली अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहूँ, मैं कैसी कंपनी रखूंगा? कोई स्पेशलाइज सेक्टर होता है, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर होता है, या ऐसी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, वो कंपनियां मैं जनरली प्रेफर करता हूं लॉन्ग टर्म में। आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है भाई, लॉन्ग टर्म में आप कैसी कंपनी को होल्ड करके हो, उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइए कि आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है या सेल करना है। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, अब डिसीजन आपको बनाना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग एज लेकर एग्जिट हो जाएंगे? और फिर भी अगर मन में कंफ्यूजन हो कि भाई हम इसको होल्ड करें या सेल करें, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन ऐसे कर दीजिए भाई, आधे शेयर सेल कर दीजिए, आधे होल्ड कर दीजिए। मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई थोड़ा होल्ड भी करना है, थोड़ा सेल भी करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी डिसीजन नहीं है मेरी तरफ से होल्ड करने का या सेल करने का। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स आरके स्वामी आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी जो है काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।